आज हम इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। 12th का चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। तो आज हम अपने ही जैसे एक समाज के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग कहते थे कि भारत जो है वो पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं है, उनकी बातों को झुठलाती है ये सभ्यता। क्योंकि हजारों साल पहले भारत विश्व गुरु के पद पर रहता था। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ है, जब ये हड़प्पा सभ्यता की इस कहानी को पढ़ेंगे तो वो जान लेंगे कि भारत कितना एडवांस था। हजारों साल पहले भी हमारी सभ्यताएं कितनी विकसित थी। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा कैसे इसकी शुरुआत हुई? 1826 की बात है। 1826 में चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स मेसन 1826 से शुरुआत हुई थी। चार्ल्स मेसन, हड़प्पा जो है वो आज पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है। पहले भारत और पाकिस्तान एक था। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में, हड़प्पा क्योंकि एक गांव का नाम है, उसने देखा कि जो हड़प्पा गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना घर बनाने के लिए ईंटें खरीदते नहीं हैं, वो थोड़ी सी खुदाई करके ईंटें निकाल लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं। लेकिन ये बात इतनी उजागर नहीं हुई, लोगों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ये बात दबकर रह गई। उसके बाद बात आती है जब भारत में 1853 से 1856 में रेलवे ट्रैक्स बिछाई गई थी। सबसे पहले सबको पता है कि रेलवे जो लाइन थी वो मुंबई से थाना के बीच में बिछाई गई थी। तो उस समय भी कनिंघम जो कि पुरातत्व के एक सर्वेक्षण अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में ब्रंटन बंधु दो भाई काम किया करते थे। तो जब रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी उस समय, उसी दौर में रेलवे ट्रैक्स कहाँ बिछाई गई थी? कराची और लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं। उस समय बार बार मैं ये कहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान तब एक था। कराची और लाहौर के बीच में जब रेलवे ट्रैक्स बिछाई गई तब भी यही हुआ कि जो ईंटें थी, थोड़ी सी खुदाई के बाद ही ईंटें निकलनी शुरू हो जाती थी। तब भी किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात फिर से दब गई, फिर ये बात उजागर नहीं हुई। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में खुदाई का काम शुरू हुआ। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब खुदाई का काम शुरू हुआ, और किसने किया खुदाई का काम? दयाराम साहनी ने। जब ये खुदाई का काम शुरू हुआ 1921 में, तो क्या हुआ? थोड़ी सी खुदाई के बाद ही, आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी सी खुदाई के बाद ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर निकलकर सामने आया, पूरे का पूरा शहर निकलकर सामने आया। तब चारों तरफ ये खबर फैल गई, तब इस बात पर गौर किया गया और एक बड़े स्तर पर खुदाई का काम शुरू हुआ। और हम हड़प्पा को तभी से जानते हैं, 1921 से दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद 1922 में उसी से मिलता जुलता एक शहर खोजा गया, मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज की थी R.D. बनर्जी ने। उसी समय 1921 और 22 में लगभग बहुत सारे स्थल जो थे वो खोजे गए। बहुत बड़ी एक सभ्यता हमारे सामने उभर कर सामने आई। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी गांव की दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बनर्जी ने। 1921 से 1947 के बीच लगभग 40 स्थलों की खोज हुई थी, 40 स्थल। और उसके बाद आप मानोगे कि 1921 से लेकर अब तक जो ये रीजन थे भारत और पाकिस्तान, इसमें लगभग 1400 से 1500 स्थलों की खोज की गई थी। लगभग 1400 से 1500 स्थल, यानी कि एक नई सभ्यता हमारे सामने आई थी। कहाँ इसके आंकड़े पाए गए थे? 1400-1500 स्थल कैसे खोजे गए? उसके लिए अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए, पाकिस्तान में 475 स्थल जो थे वो खोजे गए, और तीसरा था पाकिस्तान में 475, और भारत में इसके लगभग 925 स्थल जो थे वो खोजे गए थे। तो लगभग मिलाकर 1400 के करीब जो थे ये स्थल खोजे गए थे।
फिर बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी क्यों कहते हैं। इसका भी एक कारण था, क्योंकि पाकिस्तान की जो नदी थी, या उस समय भारत पाकिस्तान एक था, तो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास ये स्थल जो थे वो खोजे गए थे। बहुत सारे स्थल जो थे वो पाकिस्तान की नदी सिंधु के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग एक बात और नहीं जानते कि सिंधु और जो हमारी गंगा नदी है, गंगा और सिंधु के बीच में एक और नदी थी सरस्वती, जो कि आजकल मानते हैं कि लुप्त हो चुकी है। हरियाणा में तो आज भी इसको हम एक पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। उस समय इसके आसपास भी बहुत सारे स्थल खोजे गए थे। कुछ लोगों का यह भी विचार था कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ सरस्वती घाटी योजना का नाम भी दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बात जो थी आई गई हो गई। और इसमें भारत में इसके सबसे ज्यादा स्थल जो थे वो कहाँ पाए गए थे? गुजरात में मिले थे। अब बात आती है, क्योंकि हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता को ही क्यों पढ़ा जाता है, इसकी क्या खास विशेषता थी, ये सभ्यता इतनी विकसित क्यों थी, या इसको क्यों हम अपने चैप्टर में, अपने इतिहास में प्रेफर करते हैं या पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। आज जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहाँ रहना चाहते हैं? सभी लोग सेक्टर में रहना चाहते हैं। सेक्टर में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि सेक्टर में फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, पानी की और जो जल निकासी है उसकी, और सड़कें जो है वो चौड़ी होती हैं, संक्रमण पर काटती है, सभी सुविधाएं होती हैं। तो तब देखिए हजारों साल पहले जो आज सेक्टर में सुविधाएं हैं वो सारी की सारी हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम दो कारणों से इतिहास में शामिल कर रहे हैं। हजारों साल पहले इसमें क्या विशेषता थी? एक तो ये अपनी शहरी नियोजन, टाउन प्लानिंग की वजह से प्रसिद्ध थी, और दूसरी थी इसकी जल निकास प्रणाली। यानी आप देखिए कि भारत कहां से पिछड़ा हो गया। हजारों साल पहले जो आज हम सेक्टर में रहते हैं, आज हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वो प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। यानी उनके शहर इतने विकसित थे जितने कि आज हमारे सारे शहर विकसित हैं। और जल निकास प्रणाली, इसको भी हम एक ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको कि कैसे इसकी क्या विशेषताएं थी शहरी नियोजन की। पूरे शहर को उस समय में दो भागों में बांटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के समय में शहरों को दो भागों में बांटा हुआ था। एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला, या इसको दुर्ग भी कहते हैं, दुर्ग या गढ़। पूरा शहर दो भागों में बटा हुआ होता था। ये थोड़ा नीचाई पे था, ये थोड़ा ऊंचाई पे था। पूर्वी टीला ऊंचाई पे था, यहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती थी, शहर थे, शहर के शहर बसे हुए थे, ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती थी, शिक्षक, व्यापारी जो होते हैं। और यहाँ पर उस समय में कौन निवास करते थे? पुरोहित वर्ग। पुरोहित का मतलब जो कि हाई क्लास के लोग हुआ करते थे। ये शहर ऊंचाई पे था, नदियों के किनारे बसा हुआ था, तो यहाँ पर बाढ़ें ज्यादा आती थी। आप आगे पढ़ोगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ें भी एक मेन कारण रही हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा थी, प्रायोरिटी किसकी थी बाढ़ों से बचाने की? पुरोहित वर्ग की, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से राजा जो सामंत थे वो लोग रहा करते थे, तो प्रायोरिटी इनकी थी, इनको बाढ़ों से बचाना था। और इनका जो स्थल था या जो बसाया हुआ नगर था वो थोड़ा ऊंचाई पर था। और क्या विशेषता थी इसकी? चारों तरफ इनकी सुरक्षा के लिए, गढ़ इसीलिए कहते हैं इनको कि इनकी सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनाई हुई थी, ताकि कोई बाहरी आक्रमण इनके ऊपर ना हो सके, ना कोई बाढ़ इनके ऊपर इफेक्ट कर सके। और ये जो चार दीवारी थी ये पक्की ईंटों से बनाई हुई होती थी, पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया हुआ होता था। यानी पूरा सुरक्षा चक्र इन पुरोहितों के लिए बनाया हुआ होता था। और एक और विशेषता थी, अंदर की तरफ भी एक दीवार बनाई होती थी जिसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो एक स्थल था केवल, जो 3 भागों में बटा हुआ था, उसका नाम था धोलावीरा।
केवल एकमात्र ये शहर था जिसको धौलावीरा को 3 भागों में बांटा हुआ था, जिसको पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा के नाम से हम जानते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मोहनजोदड़ो नगर जो था वो उभर कर सामने आया, उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वही नगर योजना इसकी मेन पहचान है, जो भारत को एक विश्व गुरु के पद पर विराजमान करती है कि हजारों साल पहले भी लोगों का दिमाग कितना विकसित था, क्या सोचते थे वो। आज हम अपना घर बनाते हैं इन्हीं योजनाओं के आधार पर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।